फ्रेंड्स, ईवीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पार्ट में पाषाण काल का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने पाषाण काल का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था कि पाषाण काल किसे कहते हैं, पाषाण काल के भागों के बारे में जाना कि इसके कौन कौन से भाग किए गए हैं, जिसमें से कल हमने एक भाग था पुरापाषाण काल, और पुरापाषाण काल में भी 3 भाग किए गए थे, जिसका पहला भाग हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल पर जा कर के आप उस पार्ट को देख लीजिए, तब आपको यह वाला पार्ट देखना है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ शुरुआत से पढ़ते हो तो एक लिंक बनी रहती है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ पढ़ते हैं वो अच्छे से समझ में आती है। मेरे द्वारा यह इतिहास की सीरीज मध्य प्रदेश सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, एमपीपीएससी प्री परीक्षा, बिहार बीपीएससी परीक्षा, मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता एवं चयन परीक्षा, एवं इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी जो वनडे एग्ज़ाम कराता है, जिसमें पेपर 1 होता है, उनमें जो इतिहास पूछा जाता है उनके लिए प्रारंभ की गई है। और अगर आप वाकई में एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने इतिहास को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ईवीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो मध्य पुरापाषाण काल है और उच्च पुरापाषाण काल है, और जो 3 सेकंड पार्ट है मध्य पाषाण काल, उसको पढ़ने वाले हैं। कल हम अगले पार्ट में नवपाषाण काल की चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, कल हमने पढ़ा था पूर्व पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल। आज इसमें शुरू करने वाले हैं हम मध्य पुरापाषाण काल। तो देखिए, पूर्व पुरापाषाण काल के पश्चात मध्य पुरापाषाण काल प्रारंभ होता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है। देखिए भाई, क्योंकि 2022 का जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का मध्य प्रदेश में, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तब सीधा आंसर था मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, फलक का मतलब होता है कि ऐसे धारदार हथियार, ठीक है। तो धारदार हथियार और बहुत सारे फलक थे उन हथियारों में, इसीलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे। आगे है, इस काल के पाषाण उपकरणों का निर्माण चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों से किया गया है। इस काल के प्रमुख उपकरण फ्लैक, स्क्रैपर, व्यूरिन, वेदक यानी पॉइंटर और छोटी हैंड एक्स आदि हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी तुलना करूँगा, तो ध्यान रखना, कल हमने पढ़ा था पूर्व पुरापाषाण काल। तो पूर्व पुरापाषाण काल के जो औजार हैं वो किस पत्थर से बनाए गए थे, तो आप याद रखेंगे वो किस पत्थर से बनाए गए थे, क्वार्टजाइट से। किससे बनाई गई थी? क्वार्टजाइट नामक पत्थर से बनाई गई थी। रट लेना है आपको, पूर्व पुरापाषाण काल के औजार किस पत्थर से बनाए गए थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए गए थे। लेकिन आज इसमें कौन कौन से पत्थर हैं, तो ध्यान रखेंगे, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट। एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ोगे, मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से बाहर हो,
इसीलिए आपको एक एक चीज़ ध्यान रखना है। जो मध्य प्रापाषाण काल है उसके 72 कौन से थे? चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट थे, जबकि पूर्व प्रापाषाण काल का 72 था क्वार्टजाइट। ठीक है, इतनी जानकारी मिल गई। अब आगे मैं और बताना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रापाषाण काल है उसके औजारों का नाम है फ्लैग स्क्रैपर, ब्यूरेन, भेदक यानी पॉइंटर और छोटी इंडेक्स। लेकिन कल हमने जो पढ़ा था पूर्व प्रापाषाण काल, इसमें जो औजार मिले थे वो तो एक स्क्रैपर मिला था और दूसरा था कौन सा? क्लीवर। कौन सा था भाई? क्लीवर। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है भारत में इस काल को अलग स्थान देने का श्रेय सांकलिया महोदय को दिया जाता है, जिन्होंने इसे 1956 ईस्वी में नेवासा, पुणे, महाराष्ट्र में अनेक फलक उपकरणों के आधार पर खोजा था। यानी कि मध्य प्रापाषाण काल को किसने खोजा है? तो डॉक्टर एच.डी. सांकलिया महोदय ने। इनका पूरा नाम है डॉक्टर एच.डी. सांकलिया महोदय ने। कहाँ से खोज की? तो महाराष्ट्र के पुणे के नेवासा स्थल से। कब? 1956 में। आगे चले। आगे है चर्ट और बोरर आदि का निर्माण इसी युग से प्रारंभ होता है। कोर तकनीकी पर निर्मित लेवालाइस तकनीकी पर निर्मित हथियार इस युग की विशेषता है, जो सोन नदी घाटी से सर्वप्रथम मिलती हैं। तो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। कोर तकनीकी पर निर्मित, लेवालाइस तकनीकी पर निर्मित हथियार किस काल से प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रापाषाण काल से हमको प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना किस कौन सी तकनीकी? कोर तकनीकी पर निर्मित और लेवालाइस तकनीकी पर निर्मित हथियार किस काल में प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रापाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है नेवासा का चिरकी इसी काल का है। चिरकी नेवासा की खोज एवं उत्खनन गुदरून कार्विनस ने की थी। किसने? गुदरून और कार्विनस ने की थी। इस व्यक्ति का नाम रट लीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ, क्यों रट लीजिएगा? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 हुई है, जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चिरकी नेवासा जो स्थल हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। लेकिन आगे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो चिरकी नेवासा है उसकी खोज एवं उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो गुदरून कार्विनस के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे। आगे है बेलन घाटी के बटाऊवीर, खूंटावीर, मुंडवा एवं नाउन कला से इस काल के उपकरण मिले हैं। ध्यान रखना कहाँ कहाँ से? बेलन घाटी के बटाऊवीर, खूंटावीर, मुंडवा, नाउन कला से। आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नंदीपल्ली, गुजरात की औरसंग नदी घाटी में भंदरपुर, बिहार में जमालपुर, पश्चिम बंगाल की कनग सावाती और कुमारी घाटी से इस काल के उपकरण मिले हैं। रट लेना है हर एक चीज़ को। कहाँ कहाँ से इस काल के उपकरण मिले हैं? मैं मध्य प्रापाषाण काल के आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नंदीपल्ली, गुजरात की औरसंग नदी घाटी में भंदरपुर से, बिहार में जमालपुर से, पश्चिम बंगाल की कनक सावाती और कुमारी घाटी से ये उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। किस काल के? मध्य प्रापाषाण काल के। आगे चलेंगे। आगे है आपका राजस्थान के बागन, कादमली घाटियों, मंगलपुरा, हजरा खेरी, चंपा खेरी, जनाना आदि से भी इस काल के उपकरण मिले हैं। यानी राजस्थान में मध्य प्रापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? बागन है, कादमली है, कादमली घाटी है, मंगलपुरा है, हजरा खेरी है, चंपा खेरी है, जनाना है आदि से भी हमें इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे है गंगा घाटी मैदान में मानव सभ्यता के सर्वाधिक पुरातन अवशेष कालपी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो ध्यान रखना गंगा घाटी मैदान में मानव सभ्यता के जो सर्वाधिक पुरातन अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालपी उत्तर प्रदेश से हमको सर्वाधिक जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। आगे चलेंगे। आगे है असम की अहोरा खोवई घाटी से इस काल के अवशेष मिले हैं। अगर पूछा जाए कि जो
मध्य प्रापाषाण काल है उसके अवशेष असम में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखेंगे अहोरा खोवई घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अहोरा खोवई घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में नेवासा चिरकी, कांदीवली, वेलपांधरी, काले गांव, ठीक है, ये महाराष्ट्र के मध्य प्रापाषाणकालीन स्थल हैं। कौन से? नेवासा चिरकी, कांदीवली, बेलपांधरी, काले गांव। उसके बाद है झारखंड से सिंहभूमि तथा पलामू। झारखंड के कौन से स्थल हैं मध्य प्रापाषाणकालीन? सिंहभूमि और पलामू। उत्तर प्रदेश में चकिया वाराणसी, सिंगरौली बेसिन मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी इलाहाबाद, कालपी ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी। राजस्थान में बागौर, बेड़च, राजस्थान में कौन कौन से हैं? बागौर है, बेड़च है, कादमली घाटियों से मध्य प्रापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। अब ये सारे स्थल आपको रट लेना है भैया। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। बेलन घाटी कहाँ पर स्थित है मध्य प्रापाषाण कालीन स्थल? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। आगे है गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में ब्यास बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से उपकरण मिले हैं। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में भी मध्य प्रापाषाणकालीन उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से स्थल हैं? ब्यास, बाणगंगा और सिरसा घाटी। आगे चलेंगे। आगे ये जो मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ ये जरूर रट लीजिएगा। अगर कोई आप वनडे एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ऊपर की डिटेल्स तो आपको पढ़नी ही पड़नी है, लेकिन ये सीरियस होके पढ़ना है। तो देखते हैं, एच.डी. सांकलिया ने मध्य प्रापाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है। तो सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मध्य प्रापाषाण काल को फलक संस्कृति नाम किसने दिया है, तब आप आंसर लगा के आएंगे डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने। और इन्होंने ही सबसे पहले मध्य प्रापाषाण काल की खोज की थी 1956 में। आगे चलते हैं। के.डी. बनर्जी ने इसे नेवासियन संस्कृति कहा है तथा वार्किट एवं कमियाडे ने इसे सीरीज सेकंड कहा है। तो ये आप 4 पॉइंट हो रहे हैं, 3 पॉइंट हो रहे हैं, उनको आपको अच्छे से रटना है। अगर ये पूछा जाए कि फलक संस्कृति किसे कहती हैं, तो मध्य प्रापाषाण काल को कहती हैं। नेवासियन संस्कृति किसे कहती हैं, तो मध्य प्रापाषाण काल को कहते हैं। सीरीज सेकंड किसे कहती हैं, तो मध्य प्रापाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फलक संस्कृति किसने कहा है, तो डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने कहा है। नेवासियन संस्कृति किसने कहा है, तो के.डी. बनर्जी ने कहा है। और बार्किट एवं कमियाडे ने इसको क्या नाम दिया है, सीरीज सेकंड नाम दिया है। आगे चलेंगे। आगे है खुरचनी तथा वेदक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होने के कारण इसे खुरचनी वेदक संस्कृति भी कहा जाता है। इसे मस्तूरियन संस्कृति भी कहती हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे नाम हो गए किसकी, मध्य प्रापाषाण काल की। खुरचनी वेदक संस्कृति मध्य प्रापाषाण काल को कहती है। मस्तूरियन संस्कृति किस काल को कहती हैं, मध्य प्रापाषाण काल को कहती हैं मस्तूरियन संस्कृति। तो ध्यान रखना, मस्तूरियन संस्कृति, नेवासियन संस्कृति, सीरीज सेकंड, फलक संस्कृति, खुरचनी वेदक संस्कृति किस काल को कहा जाता है, सबका आंसर एक ही रहेगा, मध्य प्रापाषाण काल को कहा जाता है। आगे है महाराष्ट्र स्थित नेवासा मध्य प्रापाषाण काल का प्रारूप स्थल है। एच.डी. सांकलिया ने इसे नेवासा उद्योग नाम दिया है। प्रारूप स्थल अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रापाषाण काल का प्रारूप स्थल किसे कहा जाता है, तो आप आंसर लगा के आएंगे नेवासा को प्रारूप स्थल कहा जाता है। और इसे नेवासा उद्योग नाम दिया है किसने, डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने। आगे चलेंगे। आगे है पोतवार पठार तथा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की संघाबो व परखुदर्रा गुफाओं से, संघोबा व परखुदर्रा गुफाओं से इस काल के प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान रखना, कहाँ से, पोतवार पठार तथा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की संघोबा और परखुदर्रा गुफाओं से इस काल के उपकरण मिले हैं। यानी किस काल के, तो आपके मध्य प्रापाषाण काल के। आगे है अरावली के पश्चिम वाले लूनी नदी क्षेत्र से
इस काल के पत्थर के औजार मिले हैं। ध्यान रखना कहाँ से, अरावली के पश्चिम वाले लूनी नदी क्षेत्र से इस काल के पत्थर के औजार मिले हैं। B.N. मिश्र ने इसे लूनी उद्योग नाम दिया है। मतलब जो राजस्थान में लूनी नदी क्षेत्र से जो मध्य प्रापाषाण कालीन मतलब उपकरण मिले हैं उनको B.N. मिश्र ने क्या कह दिया, लूनी उद्योग कह दिया है। आगे है राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में। जनकपुरा, चंपाखेरी, हजरा खेरी से इस काल के उपकरण मिले हैं। यानी कि मध्य प्रापाषाण काल के उपकरण हमको कहाँ कहाँ से भी मिले हैं, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर अजमेर से, जनकपुरा से, चंपाखेरी से और हजरा खेरी से भी मिले हैं। आगे चलेंगे। आगे अब देखिए जो हम प्रापाषाण काल पढ़ रहे हैं उसमें कल के पार्ट में हमने पूर्व प्रापाषाण काल या निम्न प्रापाषाण काल को कंप्लीट किया था। आज इसमें हमने अभी तक हमने मध्य प्रापाषाण काल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं उच्च प्रापाषाण काल की ओर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनती हैं। सॉरी। आगे इस उच्च प्रापाषाण काल में देखते हैं, ब्लेड पतली तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दुगना होता है। कहने का मतलब ब्लेड किसे कहते हैं, तो पतली तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं, यानी कि एक ही लंबाई के होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुना होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लेड कहा जाता है। तो ध्यान रखना ब्लेड जो उपकरण है वो किस काल का है, तो उच्च प्रापाषाण काल का है। आगे चलेंगे। आगे है भारत के जिन स्थानों से उच्च प्रापाषाण काल के उपकरण मिले हैं उनमें बेलन तथा सोन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, जोगदहा, भीमबेटका, बुबरी रामपुर, बाघोर मध्य प्रदेश, पटड़े भतड़े इनाम गांव ये महाराष्ट्र में। ये तीनों स्थल आप रट लीजिएगा, ये पूछे जा चुके हैं। पटड़े भदड़े इनाम गांव ये किस काल की वो स्थल हैं, तो आप याद रखेंगे ये उच्च प्रापाषाणकालीन स्थल हैं पटड़े भदड़े इनाम गांव। और ये किस राज्य में स्थित हैं, पटड़े भदड़े इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हैं। उसके बाद है रेणीगुंटा बेट्टम चेल्ला, कौन से हैं, रेणीगुंटा बेट्टम चेला, बेमुला, कर्नूल गुफाएं ये कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित उच्च प्रापाषाणकालीन स्थल हैं। कौन कौन से, रेणीगुट्टा, बेट्टम चेल्ला, बेमुला, कर्नूल गुफाएं। आगे देखते हैं सोरापुर द्वाब, ये कहाँ पर स्थित है, सोरापुर द्वाब उच्च प्रापाषाणकालीन स्थल कर्नाटक में स्थित है। भाई मैं आपसे अभी भी निवेदन करता हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा डाटा वाकई में डीपली लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो यकीन मान के चलिए कि आपका वर्ग एक और वर्ग ये क्या कहती हैं, वर्ग एक पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या UGC नेट हो या फिर MPPSC प्री परीक्षा हो, कोई सी भी परीक्षा हो इतिहास से रिलेटेड, यूँ चुटकियों में आपका ख़त्म हो जाएगा। बस आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। आगे चलेंगे। आगे है जो सोरापुर द्वाब कर्नाटक में स्थित है। विसदी जगह कहाँ पर है, तो विसदी गुजरात में स्थित है तथा बूढ़ा पुष्कर और बागौर ये कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। ध्यान रखना ये जो बूढ़ा पुष्कर है वो मध्य प्रापाषाणकालीन स्थल भी है का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। अगला है पाषाण के अतिरिक्त इस काल में हड्डियों के बने हुए कुछ मुख्य उपकरण भी मिलती हैं। ध्यान रखना जो उच्च प्रापाषाण काल है उसमें पाषाण यानी पत्थर के अतिरिक्त इस काल में हड्डियों के बने हुए कुछ मुख्य उपकरण भी मिलती हैं। तो वो किस काल में मिलती हैं, उच्च प्रापाषाण काल में मिलती हैं। आगे देखते हैं। आगे है इनमें स्क्रैपर, छिद्रक, वेदक, धारदार उपकरण हैं। किस काल में, उच्च प्रापाषाण काल में। आगे चलेंगे। प्रापाषाणकालीन मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। कैसा था, नेचुरल जीवन जीते थे प्रापाषाणकालीन मनुष्य। वे
प्रधानतः आखेट पर निर्भर थे। आखेट का मतलब होता है शिकार। तो जो पुरापाषाणकालीन लोग हैं वो किस पर निर्भर थे? तो आखेट यानी कि शिकार पर निर्भर थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल यानी फल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। तो ध्यान रखना, पुरापाषाण काल के जो लोग हैं वो अग्नि से परिचित नहीं थे, इसलिए वे मांस को कैसा खा जाते थे? कच्चा खा जाते थे और आखेट यानी शिकार पर निर्भर होते थे। आगे चलेंगे। आगे है, उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान भी नहीं था तथा उनका जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। खानाबदोश यानी कि अथवा घुमक्कड़, इसका मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमते रहते थे, कहीं पर एक निश्चित निवास बनाकर नहीं रहते थे, उनको कहते थे खानाबदोश अथवा घुमक्कड़। और इनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। किस काल के लोगों का? पुरापाषाण काल के लोगों का। आगे है, सभ्यता के इस दौर में मनुष्य कृषि कर्म अथवा पशुपालन से परिचित नहीं था। तो ध्यान रखना, कृषि कार्य और पशुपालन भी पुरापाषाण काल में नहीं देखने को मिलता है हमको। ठीक है, अग्नि के अवशेष हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अग्नि तो थी लेकिन उसके प्रयोग से अपरिचित थे। ध्यान रखना, पुरापाषाण कालीन लोग। आगे चलेंगे। आगे है, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ध्यान रखना, भारत में पुरापाषाण युग में हमको कौन सा पक्षी देखने के लिए मिलता? शुतुरमुर्ग। महाराष्ट्र के पटड़े, जो पटड़े मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पटड़े भदड़े। तो जो पटड़े भदड़े है, ये पटने लिख दिया है, इसको पटने या पटड़े बोलते हैं। पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और भाइयों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तब आप ये आंसर याद रखेंगे, महाराष्ट्र के पटड़े नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हो चुके हैं। अवशेष, इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है, यानी कि जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, जो उनके छिलके थे, उन पर चित्रकारी भी की गई है, तो चित्रांकन मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाई जाती थी, ये भी याद रखिए। तो ध्यान रखना, पुरापाषाण काल में जो शुतुरमुर्ग है उनके अंडों से मनके यानी कि जो मोती होती हैं, माला बनाई जाती है जिनसे, वो उन्हें क्या कहते हैं? मनके कहते हैं। तो वो अंडों से बनाए जाते थे। आगे चलेंगे। आगे है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को 19वीं शताब्दी में ही सुरगाम गुफाओं आंध्र प्रदेश के उत्खनन से 200 अस्थि उपकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें स्क्रैपर, नाइफ स्क्रैपर, डेगर, हैंड एक्स आदि प्रमुख हैं। तो ध्यान रखना, ये जो बिलासुरगाम गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और 19वीं शताब्दी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इनका उत्खनन किया, जहाँ से उनको 200 अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश के नलगुंडलू स्थल से 5973 मानव कृतियाँ प्रकाश में आई हैं। मानव कृतियाँ प्रकाश में आई हैं, रट लेना भैया। 5973 मानव कृतियाँ प्रकाश में आई हैं। वो स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आप आंध्र प्रदेश में आंसर लगा के आएंगे। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5973 मानव कृतियाँ प्रकाश में आई हैं, तब आपको स्पेशल स्थल याद रखना है, नलगुंडलू स्थल से, और जो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलेंगे। आगे अब उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित फैक्ट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आगे देखते हैं, उच्च पुरापाषाण काल जिसे श्रेष्ठ पाषाण काल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, किसे श्रेष्ठ पाषाण काल कहती हैं? तो उच्च पुरापाषाण काल को कहती हैं। फलक संस्कृति किसे कहते हैं? नेवासियन संस्कृति किसे कहती हैं? खुरचनी और बेधनी संस्कृति किसे कहती हैं? मस्तूरियन संस्कृति किसे कहती हैं? तो सबका भैया एक ही आंसर रहेगा, मध्य पुरापाषाण काल को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसको फलक संस्कृति नाम किसने दिया था मध्य पुरापाषाण काल को, तब आप याद रखेंगे डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने नाम दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस उच्च पुरापाषाण काल को, इस काल को ब्लेड काल भी कहा जाता है। ब्लेड यानी कि ब्लेड जैसे जो हथियार थे वो बनाए गए थे। किस काल में?
उच्च प्रापाषाण काल में। तो देखिए व्यूरिन संस्कृति यानी फलक एवं तछड़ी संस्कृति, चाकू संस्कृति, मैग्देलियन संस्कृति भी कहा जाता है। इनके जो उपनाम हैं वो रट लेना, बिल्कुल एकदम दिमाग में छाप लेना है आपको, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है कि हमारा ये रह गया वो रह गया, बिल्कुल नहीं, एकदम रट लेना है। तो देखिए किस काल को व्यूरिन संस्कृति यानी फलक एवं तछड़ी संस्कृति कहते हैं, तो उच्च प्रापाषाण काल को कहते हैं। चाकू संस्कृति किसे कहते हैं, उच्च प्रापाषाण काल को कहा जाता है। मैग्देलियन संस्कृति किसे कहते हैं, उच्च प्रापाषाण काल को कहा जाता है। आगे चलेंगे, आगे है इस काल की प्रमुख विशेषताएं यानी उच्च प्रापाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो नया चकमक उद्योग किस काल में देखने के लिए, जो बर्तन बनाने का उद्योग है, चकमक जो मतलब कुम्हार जाति होती है, यहाँ पर ध्यान रखना जाति विशेष से मेरा कोई ऐसा उनको ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन उनका जो पेशा है वो नया चकमक उद्योग यानी कि बर्तन बनाने का एक औजार होता है या एक मशीन होती है कह सकते हैं। दूसरा है होमोसेपियंस का उद्भव हो गया किस काल में, उच्च प्रापाषाण काल में। तीसरा है हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से, कुरनूल एवं मुच्छ तला से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से भारत में सर्वप्रथम उच्च प्रापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहली बार उच्च प्रापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तब आप आंसर लगा के आएंगे बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। आगे चलेंगे, आगे है बेलन घाटी के लोहंदा नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तब आप आंसर लगा के आएंगे बेलन घाटी के लोहंद नाला से प्राप्त हुई है। आगे चलेंगे, एच.डी. सांकलिया ने बेलन घाटी को प्राग ऐतिहासिक की टेक्स्ट बुक तथा डी.पी. अग्रवाल ने सोने की खान कहकर संबोधित किया है। बेलन घाटी से शुद्ध फलक उद्योग प्राप्त होता है। भैया रट लीजिए, ये मान लीजिए ज्ञान की वर्षा हो रही है। अगर आप वाकई में अपने वर्ग एक पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा और मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं ये कहता हूँ कि एक बार इन वीडियो को रीड कर लीजिए 2 से 3 बार। अगर आपने इन वीडियो को 3 से 4 बार अगर देख लिया ना, तो ये मान के चलिए कि इतिहास में आपको वो महारत हासिल हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम में रुकेंगे नहीं इतिहास वाले में। लेकिन बस आपसे मेरा निवेदन यही है कि अगर आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना रहेगा, और चैनल से जुड़ने का एक ही तरीका है, ओनली ऑन, वो है सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। आगे चलेंगे हम, आगे एक बार मैं इसको और रिवाइज करा देता हूँ कि बेलन घाटी को प्राग ऐतिहासिक की टेक्स्ट बुक किसने कहा है, एच.डी. सांकलिया ने। सोने की खान किसने कहा है, डी.पी. अग्रवाल ने कहकर संबोधित किया है। और शुद्ध फलक उद्योग प्राप्त होता है कहाँ से, बेलन घाटी से। आगे चलेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव द्वारा आग के प्रयोग किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण बेलन घाटी से मिला है। विश्व में आग का प्राचीनतम प्रमाण कुबीफोरा केन्या से प्राप्त हुआ है। जो आप याद रखेंगे कि विश्व में सबसे पहले आग का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला था वो कहाँ से मिला, कुबीफोर केन्या से प्राप्त हुआ, लेकिन भारत में बेलन घाटी से मिला है। आगे चलेंगे हम, आगे है बेलन घाटी के प्रमुख स्थल कौन कौन से, पंचो है, इटा है, महुआ कच्चा है और बेलरही है। कौन सा है, बेलरही है। तो ध्यान रखना, पंचो है, इटाहा, महुआ कच्चा, वेलरही है, वेलरही। कौन सा है, वेलरही। आगे चलेंगे, आगे है इसी काल में हड्डी सींगों के बने औजार कहाँ कहाँ से, कुरनूल, मुच्छ, लता, चिंतामणु और गवी से मिले हैं। हड्डी सींगों के बने औजार कहाँ कहाँ से मिले हैं, कुरनूल, मुच्छ, लता, चिंतामणु और गवी से हमको प्राप्त हुए। आगे है ब्यूरिन सर्वाधिक संख्या में आंध्र प्रदेश के मुच्छ तला या मुच्छ लता, चिंतामणुगामी शिलाश्रयों से हमको मिले हैं। आगे चलते हैं, आगे है भारत में चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण कुरनूल के बिलासुरगाम गुफा से मिला है। कहाँ से मिला है, कुरनूल के बिलासुरगाम गुफा से मिला है। कहाँ और भारत में
किसका प्रमाण? चूल्हे का प्रमाण। रट लीजिएगा भैया, पूछा गया क्वेश्चन है और 1 से 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? तो कुरनूल के बेलासुरगाम गुफा से मिलता है। आगे चलेंगे। आगे है पाटने व मेहता खेड़ी महाराष्ट्र से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन पाया गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो पटने महाराष्ट्र से। एक और स्थल देखने के लिए मिलता है मेहता खेड़ी, यहाँ से भी शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन पाया गया है। आगे देखते हैं। राजस्थान में चंदेसाल व मध्य प्रदेश के रामनगर से भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। कैसे? शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन कहाँ से और मिला है? राजस्थान में तो चंदेसाल से मिला है और मध्य प्रदेश के रामनगर से हमको प्राप्त हुआ है। आगे चलेंगे। आगे है शुतुरमुर्ग के अंडे की छिलके सबसे पहले 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी के किनारे प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग के अंडे की छिलके सबसे पहले कब? 1860 ईस्वी में। कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की केन नदी के किनारे से। आगे देखते हैं। राख के ढेर, ये भी कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफाएं, आंध्र प्रदेश से। अब मुझे ये बताइए, जब चूल्हे के प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल के बिलासुरगाम से मिल रहे हैं। तो कुरनूल में ही कोई ना कोई क्षेत्र रहा होगा, तो डायरेक्ट कुरनूली क्षेत्र है जहाँ से हमको किसके अवशेष मिले हैं? तो राख के ढेर मिले हैं। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि जो चूल्हे का प्रमाण है वो किस काल में मिला है, तो उच्च प्रापाषाण काल में मिला है। अगर ये पूछा जाए कि राख का ढेर किस काल में मिला है, तो भी उच्च प्रापाषाण काल में मिला है। तो ये था हमारा उच्च प्रापाषाण काल। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पूर्व ज्ञान की ओर लेकर के चलूँगा, क्योंकि यहाँ तक आपको आते आते थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा। तो उस पहले तो मैं कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगा, तब आगे हम बढ़ेंगे। तो इस काल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जब मैंने इस काल को, पाषाण काल को शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पाषाण काल जो है या प्रागैतिहासिक काल जो है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल है, उसको 3 भागों में हमने बांटा था पाषाण काल को। पहला भाग था पुरापाषाण काल। कौन सा है भाई? पुरापाषाण काल। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है पुरापाषाण काल। दूसरा था मध्य पाषाण काल। कौन सा है? मध्य पाषाण काल। तीसरा था नव पाषाण काल। कौन सा है? नव पाषाण काल। अब सबसे पहले शुरू किया था, इसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज, इसको कहते हैं मीजोलिथिक एज, इसको कहते हैं न्यूलिथिक एज। अब इंग्लिश नाम मैंने इसलिए बताए हैं कि भैया न्यू जो इंग्लिश नेम है वो एग्ज़ाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये एग्ज़ाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम। तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो पुरापाषाण काल के भाग पढ़ रहे थे। अब पुरापाषाण काल के भाग कौन कौन से हैं, तो उनको भी देखते हैं हम, मध्य पुरापाषाण काल के भागों को भी। कौन से हैं पुरापाषाण काल के भाग? तो पहला था पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा था आपका उच्च पुरापाषाण काल। ये तीनों हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी वीडियो में, इसी पार्ट में हम जो सेकंड टॉपिक है पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, उसको भी शुरू करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नव पाषाण काल से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मध्य पाषाण काल को। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में। देखिए, अगर पुरापाषाण काल की जानकारी सबसे पहले तो 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट, जबकि मध्य पाषाण काल की सबसे पहली जानकारी तो 1867 में हुई, जबकि सीएल कार्लायल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाशो उपकरण यानी माइक्रोलिथिस खोजे थे। तो ध्यान रखना, लघु पाषाण उपकरण किसके द्वारा खोजे गए हैं? सीएल कार्लाइल के द्वारा खोजे गए हैं, जो कहाँ से खोजे गए हैं? विंध्य क्षेत्र से। और मध्य पाषाण काल की
मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहली जानकारी प्राप्त होती है 1867 में। आगे चलेंगे। भारत में महाराष्ट्र के पाटने से प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। पाटने से हमने एक और चीज पढ़ी है क्या, शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष और शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर मानव चित्रांकन कहाँ से मिला है हमें, महाराष्ट्र के पाटने या पटड़े से। और यहीं से ही हमको सबसे प्राचीन लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। आगे चलेंगे। आगे है मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। जैसे कौन कौन से, इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रेपर, व्यूरन, भेदक, चांद्रक आदि प्रमुख हैं। कुछ स्थानों से हड्डी तथा सींग के बने हुए उपकरण भी मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे है पाषाण उपकरण चर्ट, चालसेडनी मुख्यतः जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों के बने हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो किस किस पत्थर के बने हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों से बने हैं। आगे चलेंगे। यह एक उल्लेखनीय बात है कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। यानी कि मानव अस्थि पंजर की जो सबसे पहले चर्चा मिलती है वो किस काल से मिलती है, मध्य पाषाण काल से मिलती है। पुरा पाषाण काल में हमें जो पुरा पाषाण काल के भाग हैं 3, उनमें भी हमें मानव अस्थि पंजर के कोई भी अवशेष सर्वप्रथम नहीं मिलती हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो मानव अस्थि पंजर मिलता है वो मध्य पाषाण काल से ही मिलता है। मेघालय, सेवलगिरी, राजस्थान, तिलवाड़ा, बाड़मेर, बागौर, भीलवाड़ा, यहाँ से हमको क्या मिल जाती हैं, मानव अस्थि पंजर मिल जाते हैं। जैसे मेघालय का कौन सा है, सेवलगिरी है, राजस्थान का तिलवाड़ा बाड़मेर में और बागौर भीलवाड़ा में है। आगे चलेंगे। आगे है गुजरात, लंगनाच, आखज, बलासना, हीरपुरा, महसाणा, अमरापुरा, बड़ौदा, देवनी मोरी, ढेक बडलू, साबरकांठा, तारसंग, बड़ौदा, ये सब स्थल कहाँ पर स्थित हैं, गुजरात में। लेकिन आपको ये वाला रट लेना है, लंगनाच वाला, गुजरात में जो लंगनाच स्थल है उसको रट लेना है। इसके अलावा ये भी देखनी है, आखज, बलासना, हीरपुरा, महसाणा, अमरापुरा, बड़ौदा, देवनी मोरी, ढेक बडलू, साबरकांठा, तारसंग, बड़ौदा, ये सब स्थल कहाँ पर हैं, मध्य पाषाण काल के गुजरात में। आगे देखते हैं बिहार के। बिहार में कुछ झरिया, बुद्धडीह, करनकौल, भागलपुर, राजगीर, ये सब स्थल जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं वो कहाँ पर हैं, बिहार में। कौन कौन से हैं एक बार और देख लो, कुछ झरिया, बुद्धडीह, करनकौल, भागलपुर, राजगीर। ठीक है भाई। आगे चलेंगे। महाराष्ट्र में मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं वो कौन से हैं, पटड़े, जलगांव, पचाड़, हथकंबा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हथकंबा, पचाड़, पटले, ये सब कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, मोहनाला पहाड़ मिर्ज़ापुर में स्थित है, महदमा, दमदमा प्रतापगढ़ में स्थित है, चौपानी मांडो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है, लेखैया, महूली, कपासी कला, ये सब कहाँ पर स्थित हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यह आपको अच्छे से रट लेना है। कौन कौन से, मोहानाला पहाड़ मिर्ज़ापुर में महदमा, दमदमा प्रतापगढ़ में, चौपानी मांडू इलाहाबाद में, लेहकैया, महूली, कपासी कला, सब कहाँ पर स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में। आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं उनको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी, आदमगढ़ होशंगाबाद में, पुतली करार, भीमबेटका, ये पुतली करार भी मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। भीमबेटका और पुतली करार ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। अब क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा चुका है
भाई पुतली करार 2022 का जो 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हुई थी उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन था, पुतली करार मध्य पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तब आपको रट लेना है, रायसेन में स्थित है। उसके बाद है व्यार कहाँ पर है? सीधी। मैहर कहाँ पर है? सतना में। तो व्यार, मैहर, पुतली करार, भीमबेटका, पंचमढ़ी, आदमगढ़, ये सब मध्य पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इनके जिले भी याद रखना, पुतली करार भीमबेटका रायसेन में, पंचमढ़ी आदमगढ़ होशंगाबाद में है और जो व्यार है वो सीधी में, मैहर है वो सतना में। इसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में एक कोचाई है, बोडरा है, कुरहड़ी है, के उझर है, के उझर, कुरहड़ी, बोडरा, कोचाई, ये सब कहाँ पर है? उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में मध्यपुरा जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो कौन सा है? वीरभानपुर, वर्धमान कहते हैं जिसे, वीरभानपुर स्थल है जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलेंगे, आगे है कर्नाटक में कौन सा स्थल है? संगनकल्लू, कहाँ पर है? बेलारी में स्थित है। कीवनहल्ली, जलहल्ली, ये कहाँ पर है? कीवनहल्ली, जलहल्ली और संगनकल्लू, ये सब कहाँ पर है? कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में कौन से? गोरीगुडम, करीमनगर, मुच्छतला, चिंतामनुगावी, कुरनूल में स्थित है। गिद्धलूर, रेनीगुंटा, ये सब कहाँ पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है असम। असम में देखिए, असम एक उड़ीसा में कोचाई स्थित है, एक असम में भी कोचाई है। एक दूसरा है मथुरभंज और सुंदरगढ़, ये कहाँ पर हैं? असम में। अब ये ध्यान रखना, कोचाई, सुंदरगढ़, ये दोनों उड़ीसा में भी स्थित एक नए अलग अलग प्लेस हैं, नाम सेम सेम हैं, ध्यान रखना। आगे चलेंगे, आगे है राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर है। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त लोह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए हैं। ध्यान रखना, जो राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है उसमें बागौर जो प्लेस है, यहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त लोह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए हैं। उसके अलावा कोठारी नदी के किनारे स्थित बागौर सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ये भी याद रखना, जो राजस्थान में बागौर स्थित है और वो किस नदी के किनारे स्थित है? बागौर कोठारी नदी के किनारे स्थित है और सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो बागौर है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है और यहाँ 1968 से 70 के बीच BN मिश्र ने उत्खनन का कार्य करवाया था। तो ध्यान रखना, बागौर में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा करवाया गया है? तो BN मिश्र के द्वारा करवाया गया है। कब? 1968 और 70 के बीच में। आगे चलेंगे, यहीं से पढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से? बागौर से। यहाँ से 4 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? बागौर से। एक मानव कंकाल के गले में मध्ययुगीन मुस्लिम शासक का सिक्का चिपका मिला है। देख लीजिए भैया, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाए कि मानव कंकाल के गले में मध्ययुगीन मुस्लिम शासक का सिक्का चिपका मिला है, कहाँ से मिला है? तो बागौर राजस्थान से मिला है। और 4 मानव कंकाल, यानी कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं बागौर राजस्थान से? तो 4। आगे देखते हैं, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कब के? भैया ये समय जरूर रट लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये समय जरूर रट लीजिएगा। अब MPPSC बिल्कुल एकदम डीप जा चुका है। UGC नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, किसी भी राज्य की, अब अधिक से अधिक डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक ये क्वेश्चन आता था कि भारत में सबसे पहले पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो एक स्थल है राजस्थान का बागौर और दूसरा है मध्य प्रदेश का आदमगढ़। लेकिन भैया अब ये रट लीजिए कि जो भारत में सबसे पहली या सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए हैं वो किस काल के हैं? तो 5000 ईसा पूर्व के हैं। ध्यान रखना, यह मध्य पाषाण काल का सबसे विस्तृत स्थल और सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? बागौर। आगे देखते हैं, गुजरात प्रांत में स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहां HD सांकलिया, B सुब्बाराव, AR कैनेडी आदि पुराविदों द्वारा व्यापक उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से लघु पाशोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, 14 मानव कंकाल, कब्रिस्तान,
तांबे का चाकू तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। अब इसमें से आपको अच्छे से रट लेना कौन सा है, तो ध्यान रखना 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात के लंगनाज से प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो गुजरात का लंगनाज है मध्य पाषाणकालीन स्थल, यहाँ से कितने मानव कंकाल मिले हैं, तो 14 मानव कंकाल मिले हैं। ध्यान रखना कितने मिले हैं, 14 यानी 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। साथ में क्या मिला है, कब्रिस्तान भी मिला है। कहाँ से, लंगनाज से कब्रिस्तान मिला है। तांबे का चाकू कहाँ से मिला है, लंगनाज गुजरात से ही प्राप्त हुआ है। और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन व्यापक उत्खनन किसने करवाया, तो AR कैनेडी, B सुब्बा राव और डॉक्टर HD सांकलिया ने। किसका, लंगनाज का। आगे चलेंगे, आगे है भारत में मुड़ी हुई अवस्था में समाधि स्थल कंकाल कहाँ से मिला है, लंगनाज की प्रमुख विशेषता है। यानी कि मुड़ी हुई अवस्था में समाधि स्थल कहाँ से मिलते हैं हमको, जो समाधि स्थल कंकाल कहाँ से मिलता है, तो लंगनाज गुजरात से ही मिला है, मुड़ी हुई अवस्था में समाधि स्थल। आगे है कर्नाटक में बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान पर सुब्बा राव तथा सांकलिया द्वारा क्रमशः 1940 और 1969 में उत्खनन करवाया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू से। आगे चलेंगे, आगे ये मान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है। 1964 सन रट लीजिए, 1964 ईस्वी में RV जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पासो उपकरण प्राप्त किया था। तो ध्यान रखना, आदमगढ़ शिलाश्रय से RV जोशी के द्वारा कितने लघु पासो उपकरण प्राप्त किए गए हैं, तो 25,000। किसने प्राप्त किए, RV जोशी ने प्राप्त किए। कब प्राप्त किए, 1964 में प्राप्त किए थे। किस जिले में स्थित है, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे चलेंगे, इसी प्रकार रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। रट लेना भैया, कहाँ से, भीमबेटका से। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, भीमबेटका से। इस गुफाओं की खोज 1957-58 में BS बाकड़कर महोदय ने की थी। किसकी, भीमबेटका की खोज किसने की है, BS बाकड़कर महोदय ने। कब, 1957-58 में की थी। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ जो इस बार की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया है। जो भीमबेटका में चित्रकारी की गई है उसमें किस कलर का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे हरा कलर, हरे रंग का प्रयोग किया गया है चित्रकारी में। आगे चलेंगे, आगे है पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, जहां 1954 से 57 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से BV लाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित वीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरास्थल है, जहां 1954 से 57 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से किसने उत्खनन करवाया था, BV लाल को रट लीजिएगा भैया, वीरभानपुर और BV लाल। आगे चलेंगे, आगे है यहाँ से 282 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, वीरभानपुर से। इस काल के एक पुरास्थल बिहार के चिरांद पटने से मृग श्रृंग हिरण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान रखना, हिरण का सींग कहाँ से मिला है, तो बिहार के चिरांद से मिला है, बिहार के चिरांद से मिला है जो पटनी में स्थित है। मृग श्रृंग कहाँ से मिला है, बिहार के चिरांद से। आगे चलेंगे, आगे है मध्य पाषाण काल मानवों का जीवन प्रापाषाण काल के मनुष्यों की अपेक्षा कुछ भिन्न था। यद्यपि अब भी वे अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर करते थे, तथापि इस काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े तथा भैंसें आदि का शिकार करने लगी थी, यानी इन से भी परिचित हो गए थे। ध्यान रखना, तो मध्य पाषाण काल के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, जंगली घोड़े, भैंसें आदि का शिकार करने लगे थे। और इस काल में पशुपालन भी किया जाने लगा था। ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल में उन्होंने थोड़ी बहुत कृषि करना भी सीख लिया था। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक वे बर्तनों का
निर्माण करना भी सीख गए थे। किस काल में? मध्य पाषाण काल में बर्तनों का निर्माण करना सीख गए हैं। कृषि करना भी सीख लिया था, लेकिन अधिकांशतः वो किस पर निर्भर थे? कृषि पर। आगे है सराय नहर तथा महदहा की समाधियों दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन सी? सराय नहर और महदहा से इस काल के लोगों की अंत्येष्टि संस्कार विधि के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। क्या तो होता है कि ये अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे तथा उनके साथ खाद्य सामग्रियों, औजार, हथियार भी रख देते थे। ठीक है भाई। सॉरी, आगे चलेंगे। आगे है यहाँ परलोक में इनके विश्वास के कारण ऐसा किया जाता था कि वहाँ पर भाई ये साथ में ले जाएंगे। अब देखते हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं किस काल की? मध्य पाषाण काल की। भाई विशेषता मैंने हर काल में बताई हैं, तो आपको उनको तो अच्छे से रट लेना है। तो मध्य पाषाण काल देखते हैं, तो इस काल की प्रमुख विशेषता सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। मीजोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल को किस नाम से भी जानते हैं? माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोलिथिक एज किस काल को कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। आगे है भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिलते हैं। शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत भी किस काल से मानी जाती है? मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। आगे है लकड़ी की डोंगी का सर्वप्रथम निर्माण इसी काल में हुआ था। रट लेना भैया, लकड़ी की डोंगी, डोंगी मतलब नाव। लकड़ी की डोंगी का सर्वप्रथम निर्माण किस काल में हुआ है? मध्य पाषाण काल में हुआ है। आगे चलेंगे। आगे है आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रट लीजिए भैया, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से, दोनों को ऊपर पढ़ के आ चुकी हैं। आगे है महदहा, दमदमा व सराय नहर आदि मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ से पत्थर से बनी भारी चक्की के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जो भारी चक्की है वो कहाँ से प्रमाण मिले हैं? महदहा, दमदमा, सराय नहर, ये सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, जो स्थायी जीवन की ओर संकेत करती है। आगे चलेंगे। सराय नहर महदहा से सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर, सर्वप्रथम गर्त, सर्वप्रथम स्तंभ गर्त चूल्हे व सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य मिले हैं। अब क्या क्या है वो अच्छे से रट लीजिए भैया। सराय नहर व महदहा से सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर मिला है, और यहीं से सराय नहर और महदहा से ही सर्वप्रथम गर्त यानी गड्ढे के अवशेष मिले। सर्वप्रथम स्तंभ गर्त चूल्हे व सर्वप्रथम मृतक संस्कार विधि भी हमें कहाँ से मिली है? तो सराय नहर व महदहा से मिली है भैया, अच्छे से याद करके जाना है। आगे लिखा है सराय नहर राय इस स्थल की खोज केसी ओझा ने की थी। ये रट लेना, स्पेशल दे रखा है तो मतलब पूछा ही जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नहर राय स्थल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केसी ओझा के द्वारा की गई थी। आगे चलेंगे। जो सराय नहर राय है, यहाँ से तीर तर्कस युक्त एक व्यक्ति का अवशेष मिला है जो युद्ध का प्रतीक है। ध्यान रखना, कहाँ से? सराय नहर राय से तीर तर्कस युक्त एक व्यक्ति का अवशेष मिला है जो युद्ध का प्रतीक है। आगे देखते हैं। दोनों ओर धार वाली छुरी व अस्थि निर्मित बाण मिले हैं। कहाँ से? सराय नहर राय से दोनों ओर धार वाली छुरी और अस्थि निर्मित बाण मिले हैं। यह स्थल गोखुर झील के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, जो सराय नहर राय है किस झील के किनारे है? गोखुर झील के किनारे स्थित है। यहाँ से 14 मानव समाधानों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? सराय नहर राय से। ध्यान रखना, बहुत डिटेल्स प्राप्त होती हैं। आगे है एक ही कब्र से 4 कंकाल अवशेष मिले हैं। ये भी रट दीजिएगा। 14 मानव समाधान ये तो मिले ही मिले हैं, लेकिन एक ही कब्र से 4 कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सराय नहर राय से मिले हैं। अब है महदहा, ये था सराय नहर राय। अब है महदहा। 1978 में शारदा नहर परियोजना के अंतर्गत प्रकाश में आया था। यानी कि शारदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा था, उसी समय ये क्या आ गया? प्रकाश में आ गया। कब? 1978 में। सर्वप्रथम वध स्थल या बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भैया? महदहा से मिले हैं।
सर्वप्रथम वध स्थल या फिर बूचड़ खाने के, रट लेना, पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम वध स्थल या फिर बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महदाहा से मिले हैं। आगे चलते हैं। महदाहा भी गोखुर झील के किनारे स्थित है। अब पढ़ते हैं हम दमदमा। एक कब्र से हाथी दांत की लटकन प्राप्त हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक कब्र से हाथी दांत की लटकन कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दमदमा उत्तर प्रदेश। अस्थि व सींग निर्मित उपकरण कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। घरेलू धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। आगे अब चलते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश की ओर। इसकी खोज 1957 में बी.एस. बाकड़कर महोदय ने की थी और बी.एस. बाकड़कर महोदय को पाषाण काल का पितामह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पाषाण काल का पितामह किसे कहते हैं, तो पाषाण काल का पितामह कहते हैं बी.एस. बाकड़कर को। इन्होंने 1957 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की खोज की थी। आगे चलेंगे। यशोधर मठपाल और अरविंद न्यूमेयर ने भी यहाँ शैल चित्रों का अध्ययन किया है। कहाँ पर? भीमबेटका में। किसने किया है शैल चित्रों का अध्ययन? तो यशोधर मठपाल ने और अरविंद न्यूमेयर ने। यहाँ के चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयोग सफ़ेद व लाल रंगों का हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा इसमें हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। तो जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया है उसमें देखिए भाई आंसर जो आएगा वो तीनों रंग को लेकर के आएगा, सफ़ेद, लाल, हरा। तो आप इन तीनों कलर को याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कितने कलरों का प्रयोग हुआ है, 16 रंगों का प्रयोग हुआ है, और जिसमें कौन कौन से कलर हैं? सफ़ेद है, लाल है और हरा रंग है। आगे है। यह जानवरों की 29 प्रजातियों, बराह का चित्र व गणपति का प्राचीन चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणपति का प्राचीनतम चित्र कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका गुफाओं से मिला है। जानवरों की कितनी प्रजातियों की जानकारी मिलती है? 29 प्रजातियों की। और बराह का चित्र भी कहाँ से मिलता है? तो भीमबेटका से मिलता है। अगला है एजहुत गुहा, कहाँ पर है? केरल में। यह गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपको अच्छे से रट लेना है। कौन सी? एजहुत गुहा। एजहुत गुहा या गुफा कहाँ पर स्थित है? केरल में, जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे चलेंगे। विश्व का पहला शैल चित्र एसीएस कार्लायल तथा जे कार्कबर्न द्वारा कैमूर पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से 1867-68 में खोजा गया। ध्यान रखना, विश्व का पहला शैल चित्र कहाँ से खोजा गया है? तो कैमूर पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से खोजा गया है पहला शैल चित्र। किसने खोजा है? एसीएस कार्लायल तथा जे कार्कबर्न ने खोजा था। आगे चलते हैं। मध्य पाषाण युग के अंतिम चरण में तांबे व जंगली चावल के प्रमाण भी मिलती हैं। किस काल के अंत में? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में तांबे व जंगली चावल के प्रमाण मिलते हैं। आगे चलेंगे। आगे है टेरीपुरा स्थल, बलुआटीडे, तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? टेरीपुरा स्थल। इन मध्य पाषाणिक स्थलों की खोज रॉबर्ट बुर्सफुट ने की थी। किसकी? टेरीपुरा स्थल की। आगे चलेंगे। आगे है आल्चिन ने 11 टेरीपुरा स्थलों का सर्वेक्षण किया। मैग्नापुरम सबसे प्राचीन टेरीपुरा स्थल है। तो ध्यान रखना, टेरीपुरा स्थल में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो मैग्नापुरम है। और कितने टेरीपुरा स्थल हैं? 11। किसने खोज की? आल्चिन ने। आगे चलेंगे। चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। खोज किसने की है? बी.बी. मिश्रा ने किया भैया। किसने की है चौपानी मांडो की खोज? बी.बी. मिश्रा ने की है। एक एक पॉइंट आपको याद रखे जाना है। आगे चलते हैं। आगे है यह पुरापाषाण काल व मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक है। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल व मध्य पाषाण काल के बीच की संक्रमण अवस्था का प्रतीक स्थल है? जो चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश है, जिसकी खोज बी.बी. मिश्रा के द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं मानव बस्तियों के साक्ष्य? उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडू से मिले हैं। आगे चलते हैं। इस काल में चक्कियों व सिलवटों के भी प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। तो चक्कियों और सिलवटों के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडू से मिले हैं। आगे चलते हैं। आगे है
भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नव पाषाण काल के प्रारंभ में हुआ था। तो ध्यान रखना, जो अग्नि का प्रयोग है वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में या नव पाषाण काल के प्रारंभ में हुआ था। तो आज इस वीडियो में हमने आपके जो प्रापाषाण काल है उसके दो भाग पढ़े, एक मध्य प्रापाषाण काल और दूसरा उच्च प्रापाषाण काल, और सेकंड टॉपिक पढ़ा हमने मध्य पाषाण काल। तो ये वीडियो आज की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरा डाटा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।